दिल्ली का आफ्ताब और श्रद्धा मामले ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया है। जो भी सुनता है उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। अभी तक ये मामला शांत भी नहीं हुआ कि सेम एक ऐसे ही मामला राजस्थान के भरतपुर में भी सामने आया, जहाँ पे एक व्यक्ति के 5 महीने पहले हत्या कर दी जाती है और पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने में नाकाम रहती है। लेकिन आखिरकार 5 महीनों बाद इस केस का खुलासा होता है, और जब इस केस का खुलासा होता है और जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। हर कोई सिर्फ एक ही बात कहता है कि भला कोई इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा भी कदम उठा सकता है क्या। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भरतपुर, और इसी भरतपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है चिकसाना। चिकसाना थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नोह। बात कर रहा हूं मैं 29 मई 2022 की। नोह गांव का रहने वाला पवन उर्फ पप्पी, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। पवन के पिता का नाम हरि प्रसाद शर्मा और पवन के पत्नी का नाम रीमा देवी। पवन अपने ही गांव में दुकान चलाता था, लेकिन 29 मई 2022 को पवन कहीं गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद पवन के पिता हरि प्रसाद शर्मा और उसकी पत्नी रीमा देवी हर जगहों पे पवन की तलाशी करते हैं। जब पवन के नंबर पे फ़ोन करते हैं तो पवन का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। पवन के पिता और उसकी पत्नी हर जगहों पे तलाशी करने के साथ साथ उनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं हर रिश्तेदारों को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पवन का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चलता है। इसी तरीके से पवन की तलाशी करते करते और उसका इंतज़ार करते करते लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन इन 4 दिनों के बाद भी पवन अपने घर वापस नहीं आता है। आखिरकार 4 दिनों बाद 4 जून 2022 के पवन के पिता हरि प्रसाद शर्मा चिकसाना थाने पहुंचते हैं और पवन का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस जब हरि प्रसाद शर्मा से पवन के बारे में पूछताछ करती है तो हरि प्रसाद शर्मा कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा गांव में ही दुकान चलाता था। इससे पहले मेरा बेटा दिल्ली में रहता था। मैंने पवन की शादी 3 जून 2015 को कानपुर के रहने वाली रीमा कुमारी से शादी किया था। शादी के वक्त मेरा बेटा दिल्ली में ही अपने दोस्त भगेंद्र के साथ में जॉब करता था। भगेंद्र जो मेरे बेटे पवन का दोस्त ही नहीं बल्कि दूर का रिश्तेदार भी है। लेकिन शादी होने के बाद पवन दिल्ली छोड़ करके और भरतपुर में ही आकर के अपने गांव में दुकान कर लिया। इन 7 सालों के शादी के बीच पवन और रीमा के बीच से 2 बच्चे भी हुए, जिसमें से एक का नाम है कार्तिक, लड़के का नाम है कार्तिक जिसकी उम्र है लगभग 6 साल, और एक बेटी है जिसका नाम है कृतिका जिसकी उम्र है लगभग 4 साल। लेकिन मेरा बेटा 29 मई 2022 को अचानक कहीं गायब हो गया। उसे कहीं से भी ढूंढ लाइए। हरि प्रसाद के इसी तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और फिर पुलिस भी पवन की हर जगहों पे तलाशी करना शुरू करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद भी पवन का कहीं भी कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार पुलिस वाले पवन के मोबाइल का नंबर का CDR निकालती है कि शायद उससे कुछ पता चल जाए कि पवन आखिरी बार किससे बात किया था, या फिर उसके लोकेशन से पता चले कि पवन का आखिरी लोकेशन क्या था। पुलिस जब पवन के नंबर का CDR निकालती है तो बदकिस्मती से उस CDR से भी पुलिस वालों के हाथ में कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिस पे पुलिस वालों को शक जाए। जब उसका लोकेशन ट्रेस करती है तो लोकेशन भी उसका घर का ही दिखा रहा था। आखिरकार पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश करती है। समय यूं ही बीतता है लेकिन पवन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसी बीच रीमा अपना ससुराल छोड़ करके कानपुर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन वहां समय व्यतीत करने के बाद वापस फिर अपने ससुराल आती है, और फिर 16 अक्टूबर 2022 को हरि प्रसाद अपनी बहू का हालचाल लेने के लिए उसके घर पहुंचते हैं। लेकिन हरि प्रसाद जब अपने बहू के घर पहुंचते हैं और घर के अंदर जब एंट्री करते हैं तो घर का नज़ारा देख करके उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल रीमा देवी अपने ही घर के अंदर अपने ही पति के दोस्त भगेंद्र के साथ में संबंध बना रही होती है। जब हरि प्रसाद शर्मा अपने बहू को अपने ही बेटे के दोस्त भगेंद्र के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, वो काफ़ी गुस्से से तिलमिला जाते हैं और तुरंत ही घर के बाहर से गेट का दरवाज़ा लगा देते हैं और तुरंत ही इस बात की खबर भगेंद्र के घर परिवार वालों को देते हैं और साथ ही साथ इस बात की खबर पुलिस को भी देते हैं। भगेंद्र के घर परिवार वाले जब आते हैं तो बजाय अपने लड़के भगेंद्र को डराए, समझाए, धमकाए या फिर
उसके बहू को कुछ उल्टा सीधा समझाए या कुछ बताए, बजाय इन सब को करने के उल्टा में भगेंद्र के घर परिवार वाले हरि प्रसाद शर्मा के ही ऊपर गुस्सा होते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि अगर इस बात की खबर तुमने किसी को भी दिया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और फिर उस कुंडी को, दरवाजे को खोलते हैं और भगेंद्र को अपने साथ लेकर के जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हरि प्रसाद शर्मा पुलिस को इस सारी बातें बताता है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस भी इस केस को सीरियस में नहीं लेती है, इस बात को सीरियस में नहीं लेती है और कोई भी अपना काम नहीं करती है। और फिर 28 अक्टूबर 2022 को हरि प्रसाद शर्मा अपनी बहू को उसके मायके कानपुर भेज देते हैं। जब रीमा देवी अपने मायके चली जाती है तो हरि प्रसाद शर्मा के 2 बेटियां, जो कि पवन से बड़ी है, ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, वापस अपने मायके आती है। और मायके जब आती है तो उन्हीं में से एक बड़ी बेटी रीमा देवी के घर में जाती है और तलाशी करती है। लेकिन जब बड़ी बेटी रीमा के घर की तलाशी लेती है तो उस घर में से 2 ऐसे रजाई मिलता है जिन रजाइयों पे खून का धब्बा लगा हुआ था। फिर क्या था, हरि प्रसाद शर्मा तुरंत ही इस बात की खबर पुलिस वालों को देते हैं। पुलिस भी इस बार तुरंत एक्शन में आती है और उन दोनों रजाइयों को अपने कब्जे में लेती है। अब पुलिस को भी कहीं ना कहीं रीमा के ऊपर शक चला जाता है कि उसके घर में जो रजाई है उसके ऊपर खून का धब्बा कहाँ से आया। और उसी वक्त हरि प्रसाद शर्मा अपने बहू और पवन के दोस्त भगेंद्र के बारे में भी फिर से हरि प्रसाद शर्मा पुलिस वालों को बताते हैं। तो पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगता है कि रीमा और भगेंद्र के बीच में संबंध कैसा चल रहा था। ज़रूर इस केस में इन दोनों का कोई ना कोई हाथ होगा। पुलिस तुरंत ही कानपुर से रीमा को और दिल्ली से भगेंद्र को चिकसाना थाने बुलाती है और इनसे पूछताछ करती है। जब इनसे पूछताछ करती है तो ये दोनों ही इधर उधर की बातें करते हैं। फिर पुलिस इन दोनों को अलग अलग बिठा करके और अलग अलग करके इनसे सख्ती से पूछताछ करती है। और जब पुलिस इस बार इनसे सख्ती से अलग अलग बिठा करके पूछताछ करती है तो आखिरकार ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी सच्चाई बताते हैं तो इसे सुनने के बाद पुलिस वालों को भी खुद यकीन नहीं होता है। रीमा देवी बताती है कि भगेंद्र मेरे पति का दोस्त था, दूर का रिश्तेदार भी था। अक्सर वो हमारे घर आया जाया करता था और जब भी वो हमारे घर आता जाता था कोई रोक टोक नहीं होता था, क्योंकि हमारे पति के दोस्त के साथ साथ दूर का रिश्तेदार भी था। लेकिन जब वो हमारे घर आना जाना शुरू किया, धीरे धीरे मैं और भगेंद्र दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि इन दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में लव अफेयर तो शुरू हो जाता है और इनका लव अफेयर पिछले कई महीनों से चल रहा था। लेकिन इस बात की खबर ना तो रीमा के घर परिवार वालों को मालूम था और ना ही भगेंद्र के घर परिवार वालों को मालूम था। 28 मई 2022 को भी रीमा ने ही फ़ोन करके भगेंद्र को दिल्ली से अपने घर बुलाया था रात के वक्त। लेकिन भगेंद्र जब रात के वक्त रीमा के घर पहुंचा तो आने के पहले ही अपने साथ में भगेंद्र अपने एक दोस्त को भी लेकर के आया। और रात के वक्त जब पवन गहरी नींद में सो रहा था उस वक्त भगेंद्र अपने दोस्त को रीमा के घर के दरवाजे पे ही बाहर खड़ा कर दिया और भगेंद्र रीमा के घर के अंदर एंट्री कर गया। और जब ये दोनों संबंध बना रहे होते थे उसी वक्त पवन की आंख खुल जाती है और जब पवन इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है वो तुरंत ही भगेंद्र को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जब ये दोनों देखते हैं कि पवन ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, अब इन्हें एक डर बैठ जाता है कि अब ये राज हमारा खुल जाएगा और खुलने के बाद कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। रीमा चूँकि सिर्फ भगेंद्र के साथ अपना टाइम पास कर रही थी, उसे शादी भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए रीमा ही अपने पति पवन का दोनों पैर पकड़ती है और तुरंत ही भगेंद्र अपने दोस्त को बाहर से आवाज़ दे करके अंदर बुलाता है और उसका हाथ पैर पकड़ करके एक रस्सी से पवन के गले में लगा करके तब तक खींचते हैं जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। जब पवन अपनी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार अब ये तो खुलासा होगा ही और हम पकड़े जाएंगे। फिर उसी रात ये तुरंत ही पवन के हाथ पैर बांध करके एक बोरी में डालते हैं और फिर उस बोरी के मुंह को बांध करके अपने ही घर से 500 मीटर की दूरी पे एक नहर गुजरता है, उस नहर में ले जा करके और पवन को फेंक देते हैं। और फिर उसी रात को ही भगेंद्र और उसका दोस्त वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस तुरंत ही रीमा और भगेंद्र को उनके बताए हुए जगह पर लेकर के जाती है। तो उस बोरी में देखती है, बोरी तो काफ़ी सड़ गया था, पवन का भी बॉडी काफ़ी हद तक गल चुका था। लगभग पवन के शरीर के 18 हड्डियाँ पुलिस बरामद करती है। साथ ही साथ पवन के पर्स और पवन के पर्स से उसका लेमिनेशन किया हुआ आईडी प्रूफ भी जब्त करती है।
पुलिस तुरंत ही पवन के हड्डियों को अपने कस्टडी में लेती है और फोरेंसिक टीम को भेज देती है और उसके बाद रीमा और भगेंद्र को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस का कहना है कि हम अभी भी भगेंद्र की दोस्त की तलाशी कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम किसी भी कीमत पे उसके दोस्त को भी बख्शेंगे नहीं, बहुत जल्दी हम उसे भी अपनी हिरासत में लेने वाले हैं। लेकिन पुलिस जब इस बात की खबर पवन के घर परिवार वालों को देती है, जब इस बात की खबर लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भला एक पत्नी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को अपने हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।